बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो ये चैप्टर हमारा है पेनल्टीज का, पेनल्टीज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो ये उसका पार्ट सेकंड होगा क्योंकि पार्ट वन में हमने 7 तक पॉइंट्स कवर कर लिए थे। ठीक है, तो 8 पॉइंट इसमें हमारा हो गया फेलियर टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड। ठीक है, तो इससे हम स्टार्ट करेंगे और आगे सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। तो फेलियर टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड, तो अंडर सेक्शन 271B। ठीक है, तो ये 271B सेक्शन चल रहा है हमारा, ये मेन सेक्शन 271 चल रहा है। ठीक है ना, तो इसमें कहते हैं कि इफ एनी पर्सन फेल्स टू गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड, ठीक है, अगर ऑडिट नहीं करवाया अपने अकाउंट्स को, ठीक है, एज पर द एज स्पेसिफाइड बाय द अथॉरिटीज ऑफ द इनकम टैक्स। ठीक है ना, अगर हमने जो भी मतलब कि अपने अकाउंट्स वगैरह फर्निश करवाए हैं, रिपोर्ट्स फर्निश करवाई हैं, उसके साथ अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट नहीं दी, ठीक है ना, ऑडिटेड रिपोर्ट नहीं दी फाइल करते वक्त, तो हमें पेनल्टी लगेगी। तो हमें क्या लगेगा? पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी लगेगी? द असेसिंग ऑफिसर में डायरेक्ट दैट सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी इक्वल्स टू हाफ। हाफ का मतलब 50% ऑफ द टोटल सेल्स। ठीक है, जितनी सेल्स उसका 50% कर लो, टर्नओवर ऑफ द ग्रोस रिसीट इन बिजनेस और द ग्रोस रिसीट इन प्रोफेशन। ठीक है ना, या तो हम बिजनेस कर रहे हैं या फिर प्रोफेशन कर रहे हैं, तो उसका ग्रोस रिसीट कह रहे हैं। ठीक है ना, टर्नओवर ऑफ द ग्रोस रिसीट। ठीक है, तो ग्रोस की बात कर रहे हैं, ना कि नेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसका हम 50% करेंगे, या फिर और अ सम ऑफ 1,50,000। ठीक है, और अ सम ऑफ 1,50,000 विच एवर इज लेस। ठीक है, तो जो भी कम होगा, ठीक है, मान लीजिए 3 लाख की सेल है, तो 3 लाख का 50% कर लो, 1.5 लाख आ गया, 1.5 लाख या फिर 1.5 लाख, विच एवरेज लेस, तो 1.5 लाख ही आएगा। ठीक है, या फिर 4 लाख लगा लो, 4 लाख की सेल है तो उसका 50% 2 लाख आ गया, तो 2 लाख या फिर 1.5 लाख, तो 1.5 लाख आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे करके ये पेनल्टी लगेगी। तो आगे 9th पॉइंट, फेलियर टू फर्निश द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E। तो ये सेक्शन जो है सारे वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के हैं, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स के सेक्शन है। ठीक है, तो इसमें अगर आप फेल हो गए, फेल टू फर्निश द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E, देन आपको पेनल्टी लगेगी 1 लाख तक की। ठीक है, तो आगे 10th पॉइंट, फेलियर टू सब्सक्राइब टू द एलिजिबल इशू ऑफ द कैपिटल। तो इसमें कहते हैं कि अगर कोई भी असेसी, ठीक है, अगर कोई भी असेसीज फेल्ड टू सब्सक्राइब फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ अ एलिजिबल यूनिट, ठीक है ना, ऑफ एलिजिबल यूनिट अंडर एनी स्कीम टू द एलिजिबल इश्यू ऑफ द कैपिटल विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, अगर उसने 6 महीने के बीच में, ठीक है ना, 6 महीने का टाइम दिया गया, उस 6 मंथ्स के पीरियड में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं भरी, अगर आपने वो अमाउंट नहीं भरी, ठीक है ना, तो आपको उसके 20% के इक्वल पेनल्टी चार्ज की जाएगी। किसके द्वारा? ज्वाइंट कमिश्नर के द्वारा। ठीक है ना, एज डायरेक्टेड बाय द ज्वाइंट कमिश्नर। ठीक है, तो आगे 11th पॉइंट में, पेनल्टी फॉर द फेलियर टू डिडक्ट एट टैक्स। ठीक है, तो इसमें 271C सेक्शन, ठीक है, तो 271C और 271CA ये दोनों सेम ही है। ठीक है ना, ज्यादा फर्क नहीं है। तो 271C में कह रहे हैं कि अगर आपने कोई अमाउंट डिडक्ट नहीं की, आपको करनी चाहिए थी बट आपने नहीं की, ठीक है ना, आप फेल हो गए, तो आपको पेनल्टी लगेगी, आपसे पेनल्टी चार्ज की जाएगी। ठीक है, तो इफ एनी पर्सन फेल्स टू डिडक्ट द होल और एनी पार्ट, तो यहां पर वो पर्सन या तो उसने सारी की सारी अमाउंट या फिर कुछ पार्ट, ठीक है ना, जैसे कि 10,000 डिडक्ट करना था, सिर्फ 5,000 ही किया, 5,000 नहीं किया। ठीक है ना, तो क्यों नहीं किया? तो एनी पार्ट ऑफ द टैक्स इज रिक्वायर्ड बाय और अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और फेल्स टू पे द होल अमाउंट और एनी पार्ट ऑफ डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है ना, या फिर उसने बल्कि जो डिडक्ट किया, ठीक है ना, उसे पे नहीं किया, ठीक है, डिडक्ट किया उसे पे नहीं किया, ही शैल बी लायबल फॉर द पेनल्टी विच शैल बी सम इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ द टैक्स विच ही फेल्ड टू डिडक्ट और पे एज रिक्वायर्ड। ठीक है ना, तो जैसे कि हमारे पास असेसी इन डिफॉल्ट का हमने केस किया, असेसी इन डिफॉल्ट का केस किया इन केस ऑफ असेसी, तो 3 तरह के असेसी हो गए, नॉर्मल असेसी, डीम्ड असेसी और असेसी इन डिफॉल्ट। तो उसमें ये एग्जांपल आ जाएगी, जैसे कि हमारे पास इंप्लॉयर है, इंप्लॉय है, ठीक है, तो इंप्लॉय को सैलरी देनी है, तो इंप्लॉय को सैलरी देने वक्त 192 क्लोज 1 में हमारे पास कहा कि उसके ऊपर टीडीएस लगेगा, तो टीडीएस चार्ज करना जरूरी है। ठीक है ना, तो इंप्लॉयर की ये ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि
टीडीएस काट के वो अमाउंट उस एम्प्लॉय को पे करती जाए। बट अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी कर रहा और उसने वो अमाउंट टीडीएस की नहीं काटी तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा और वो एम्प्लॉयर असेसिंग इन डिफॉल्ट बन जाएगा। ठीक है ना। तो जो अमाउंट चार्ज करनी है वो गवर्नमेंट उससे चार्ज करेगी कि वो टीडीएस का पैसा अब आप देंगे। ठीक है ना। वो असेसी जो मेन असेसी है उससे चार्ज नहीं किया जाएगा, वो असेसी इन डिफॉल्ट से चार्ज किया जाएगा, क्योंकि उससे मान लिया जाएगा कि वो ही असेसी है और उसने डिफॉल्ट किया, उसे टीडीएस की वो रिपोर्ट, उसे टीडीएस वो काटना चाहिए था, उसने नहीं काटा। ठीक है ना। तो अंडर 271 उसे पेनल्टी चार्ज की जाएगी। ठीक है ना। पेनल्टी होगी इज इक्वल्स टू द टीडीएस। ठीक है। तो आगे 12th पॉइंट में हमारे पास पेनल्टी फॉर द फेलियर टू कलेक्ट द टैक्स एट सोर्स। ठीक है ना। वही है, जब पेमेंट कर रहे हैं तभी टैक्स कलेक्ट करना है, जब पेमेंट कर रहे हैं तभी टैक्स कलेक्ट करना है। ठीक है ना, उसी टाइम। तो इफ एनी पर्सन फेल्स टू कलेक्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स एज रिक्वायर्ड बाय और अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, देन सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे बाय वे ऑफ पेनल्टी अ सम इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ द टैक्स विच सच पर्सन फेल टू कलेक्ट एज ऑफर्स है। ठीक है ना। जितनी अमाउंट कही गई थी उतनी अमाउंट उसने चार्ज नहीं की या फिर उसने कलेक्ट नहीं की ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है ना। गवर्नमेंट की बिहाफ पे वो कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे कर देगा। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा तो उसे पेनल्टी चार्ज की जाएगी, कितने की, जितना उसने कलेक्ट करना था। तो आगे सेकंड, एनी पेनल्टी इम्पोजेबल अंडर दिस सेक्शन शैल बी इम्पोज्ड बाय द ज्वाइंट कमिश्नर। तो यहां पर ज्वाइंट कमिश्नर के द्वारा वो पेनल्टी चार्ज की जाएगी। ठीक है ना। तो तीनों केसेस में यहां पर ज्वाइंट कमिश्नर के द्वारा ही चार्ज की जाएगी, इसमें भी ज्वाइंट कमिश्नर, इसमें भी ज्वाइंट कमिश्नर और इसमें भी ज्वाइंट कमिश्नर के द्वारा ही चार्ज की जाएगी। ठीक है। तो आगे यहां पर 13 पॉइंट, पेनल्टी फॉर द फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एक्सेप्टिंग ऑफ लोन्स। तो यहां पर 271D में कह रहे हैं, कहते हैं इफ अ पर्सन टेक्स और एक्सेप्ट एनी लोन डिपॉजिट और द स्पेसिफाइड अमाउंट। ठीक है। अगर वो कुछ अमाउंट रिसीव कर रहा है एक्सीडिंग 20,000, क्योंकि 20,000 तक की अमाउंट हमें कैश में अलाउड है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। ठीक है। अगर करते हैं तो वो सारी अमाउंट डिसअलाउ कर दी जाती है या फिर पेनल्टी चार्ज की जाती है, वो अपने सेक्शन के हिसाब से है। ठीक है। तो 20,000 तक अलाउड। ठीक है ना। एक्सेप्ट थ्रू क्लोज्ड पे चेक या फिर ड्राफ्ट। ठीक है ना। 20,000 से एक्सीडिंग किया कोई बात नहीं, बट क्रॉस पे चेक से किया या फिर ड्राफ्ट से किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो अलाउड नहीं है, डिसअलाउड है, तो पेनल्टी चार्ज होगी। Then he shall be liable to pay the penalty, which shall be a sum equals to the amount of a loan or the deposit so taken or accepted। ठीक है। फिर उस अमाउंट के इक्वल जो उसने ली, जो उसने एक्सेप्ट की, उस अमाउंट के इक्वल पेनल्टी चार्ज कर ली जाएगी। ठीक है। तो ऐसे ही पॉइंट 14 है हमारा कि पेनल्टी फॉर द फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 269 टी। ठीक है ना। तो यहां पर 271E के अंडर पेनल्टी चार्ज की जाएगी। तो इफ अ पर्सन रीपे एनी लोन और द डिपॉजिट और द स्पेसिफाइड एडवांस एक्सीडिंग द 20,000 अदरवाइज बाय द क्रॉस पे चेक और द ड्राफ्ट shall be liable to pay the penalty up to the amount of the deposit। ओके। तो उस डिपॉजिट की अमाउंट तक का जो भी अमाउंट है वो एज अ पेनल्टी चार्ज किया जाएगा उस असेसी से, उस पर्सन से जो रीपे कर रहा है लोन, जो रीपे कर रहा है स्पेसिफाइड एडवांस जो उसने लिया है। ठीक है। तो आगे यहां पर 15 पॉइंट, पेनल्टी फॉर द नॉन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। तो अगर रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो ये इस पे भी पेनल्टी चार्ज होगी। ठीक है ना। एंड द असेसी शैल बी लायबल फॉर द पेनल्टी अप टू 5,000। ठीक है। तो अगर यहां पर कहते हैं कि 139 क्लोज 1 में जो डेट दी है रिटर्न को फर्निश करने के लिए, जो डेट दी गई है उस डेट तक अगर किया तो ठीक है, नहीं किया तो पेनल्टी चार्ज की जाएगी। ओके। तो यहां पर आगे हमारे पास 16 पॉइंट। तो 16 पॉइंट में पेनल्टी फॉर द फेलियर टू फर्निश द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और द रिपोर्टेबल अकाउंट। ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी असेसी फेल हो जाता है टू फर्निश द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन
कि उसने अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को शो नहीं किया, उसको फर्निश नहीं किया, उसे नहीं बनाया, उसे नहीं दिखा रहा। ठीक है ना। तो जो भी रिपोर्टेबल अकाउंट्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए पेनल्टी चार्ज की जाएगी, किसके द्वारा? अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है ना। तो यहां पर पेनल्टी है द सम ऑफ 100 रुपी फॉर द एवरी डे ड्यूरिंग द विच फेलियर कंटिन्यूज। तो जितने टाइम तक उसने शो नहीं किया, मान लीजिए उसे कहा गया इस डेट तक शो करो, ठीक है, उसे एक सर्टिफिकेट बना के दे दिया गया कि इन रिपोर्ट्स को शो करो, इन अकाउंट्स को शो करो, इन बुक्स को शो करो और इस टाइम तक शो करो। अगर उसने नहीं किया, वो डेट क्रॉस हो गई, तो क्रॉस होने के बाद जितने दिनों तक उसका वो डिफॉल्ट चलेगा, ठीक है ना, तो तब तक से उससे 100 रुपी पर डे के हिसाब से ले लिया जाएगा। ठीक है। तो आगे यहां पर पेनल्टी फॉर फर्निशिंग द इनअक्यूरेट स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द रिपोर्टेबल अकाउंट्स। तो वहां पर उसने शो नहीं किया, यहां पर इनएक्यूरेट कर रहा है। ठीक है। शो नहीं करना वो भी पेनल्टी, गलत शो करना उस पर भी पेनल्टी। तो इफ अ पर्सन रेफर टू इन सेक्शन 285BA, ठीक है, हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द रिपोर्टेबल अकाउंट्स अंडर द स्पेसिफाइड सर्कमस्टांस, then the prescribed income tax authority may direct that the person to pay the penalty of 50,000। तो 50,000 की पेनल्टी लगेगी अगर आपने गलत शो किया। ठीक है। आपने नहीं शो किया तो जब तक आप शो करोगे तब तक 100 रुपीज पर डे के हिसाब से ले लेंगे, बट अगर शो करोगे बट गलत शो करोगे तो 50,000 लेंगे एज अ पेनल्टी। ठीक है ना। तो यहां पर है हमारे पास 18 पॉइंट, पेनल्टी फॉर द फेलियर टू फर्निश द स्टेटमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट बाय एन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है। तो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड के लिए हमने कोई डॉक्यूमेंट देना है, कोई स्टेटमेंट फर्निश करनी है, कोई और इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है ना। किसके लिए? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड के लिए। कोई हमारे पास कोई डिडक्शन वगैरह लेनी है, हमने कोई एग्जम्पशन लेनी है, उसके लिए कोई डिडक्शन लेनी है उसके लिए। ठीक है ना। मेनली डिडक्शन के लिए होता है, तो डिडक्शन के लिए हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है क्योंकि वो एलिजिबल है। एलिजिबल किसने किया? हमारे रिस्पेक्टिव ऑफिसर ने किया। ठीक है ना। चाहे सीआईटी ने कर दिया, चाहे सीसीआईटी ने कर दिया, किसी ने भी कर दिया, तो हमें हमारे लिए एलिजिबल हो गया, हमें अलाउड हो गया, चाहे इनकम टैक्स ऑफिसर ने कर दिया। ठीक है। तो इफ एनी एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड which is required to furnish a statement of any information or document under the section 9A clause 5 fails to furnish the such statement of the information, ठीक है ना, within the time prescribed। ठीक है। तो उतने टाइम में उसने वो स्टेटमेंट, उसने वो डॉक्यूमेंट्स, उसने वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जो कि एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड थी। ठीक है ना। तो अगर नहीं दी तो पेनल्टी चार्ज की जाएगी, तो डिडक्शन तो मिलेगी नहीं। ठीक है ना। बट ऊपर से पेनल्टी चार्ज की जाएगी। तो ऊपर से पेनल्टी कहते हैं द इनकम टैक्स अथॉरिटी प्रेस्क्राइब्स अंडर द सेट सबसेक्शन में डायरेक्ट दैट सच फंड शैल पे बाय द वे ऑफ द पेनल्टी अ सम इक्वल्स टू द 5 लाख। ठीक है। तो 5 लाख के इक्वल सम उसकी पेनल्टी चार्ज की जाएगी, 5 लाख। ठीक है ना। तो 5 लाख के बराबर, ठीक है, उसके इक्वल पेनल्टी चार्ज की जा सकती है अगर अथॉरिटी को डाउटफुल लगा तो, अगर अथॉरिटीज को डाउटफुल लगा तो। ठीक है ना। तो सारे केसेस में ऐसी है, अगर अथॉरिटीज को डाउटफुल लगेगा तभी वो पेनल्टी चार्ज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है ना। वरना कौन सी पेनल्टी? तो ये 18 पॉइंट हो गया हमारा। तो 19 पॉइंट में फॉर द फेलियर टू फर्निश द रिटर्न ऑफ द फ्रिंज बेनिफिट्स। ठीक है ना। कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स जो कि हम लेते हैं, कुछ फ्रिंज बेनिफिट जो कि हम लेते हैं, उसके लिए जो रिपोर्ट्स फर्निश होती हैं वो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है। इफ एन एम्प्लॉयर हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ द फ्रिंज बेनिफिट्स अंडर द सेक्शन 115WD clause 1 but fails to file the such return within the prescribed time, the assessing officer shall levy the penalty of the 100 rupee for the each day of the default। ठीक है ना। तो एम्प्लॉयर के लिए ये पेनल्टी लगेगी एम्प्लॉयर को, क्योंकि एम्प्लॉयर को उन फ्रिंज बेनिफिट्स का जो वो अपने एम्प्लॉय को दे रहा है उसके लिए एक रिपोर्ट, उसके लिए एक रिटर्न फर्निश करनी होगी। अगर वो रिटर्न फर्निश नहीं करेगा कि वो ये सारे फ्रिंज बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉयज को दे रहा है, ठीक है ना, तो उसके पेनल्टी लगेगी 100 रुपी ईच डे।
ठीक है ना, ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द डिफॉल्ट। ओके, तो आगे 20, फेलियर टू फर्निश द इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट अबाउट द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। ये वही इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन 92 का सेक्शन, ठीक है। तो अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आप फर्निश नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द सच ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, चाहे वो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है चाहे वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है। तो उस ट्रांजेक्शन, उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का 2% लगेगा, ठीक है ना। तो आगे 21 में हमारे पास पेनल्टी फॉर द फेलियर टू फर्निश द इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 285A। तो इसमें कहते हैं इफ एनी इंडियन कंसर्न विच इज रिक्वायर्ड टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट अंडर द प्रपोज्ड सेक्शन 285A फेल्स टू डू द इनकम टैक्स अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द सेट सेक्शन मे डायरेक्ट दैट द सच इंडियन कंसर्न शैल पे बाय द वे ऑफ द पेनल्टी, ठीक है। तो उससे पेनल्टी तो चार्ज की जाएगी। 285A सेक्शन उसके रिगार्डिंग, ठीक है, कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स, कुछ हमें इंफॉर्मेशन वगैरह फर्निश करनी पड़ती है। तो अगर नहीं करोगे तो इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या कहेगी कि पेनल्टी भर दो। पेनल्टी कितनी होगी? सम इक्वल्स टू द 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सच फेलियर हैज टेकन प्लेस। तो जितने का हमने वो डिफॉल्ट किया, ठीक है ना, जितने का हमने वो फेलियर किया, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्टिव जो ट्रांजैक्शन की उसका 2%, उसकी वैल्यू का 2%। तो इफ सच ट्रांजैक्शन हैज बीन इफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसफरिंग द राइट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंट्रोल इन रिलेशन टू द इंडियन कंसर्न, बस, ठीक है। तो उसका 2% के बराबर हमें पेनल्टी चार्ज कर ली जाएगी, ठीक है। तो अ सम ऑफ द 5 लाख इन एनी अदर केस। अगर तो हमने फेलर किया, ठीक है ना, अगर हमने उस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड पेनल्टी मतलब कि कोई इंफॉर्मेशन या फिर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं दिया तो 2% का, एनी अदर केस में 5 लाख का, ठीक है। तो आगे हमारे पास पॉइंट है 22 पॉइंट। तो 22nd नंबर में पेनल्टी फॉर द फेलियर टू फर्निश द रिपोर्ट और फॉर फर्निशिंग द इनअक्यूरेट रिपोर्ट अंडर द सेक्शन 286। तो यहां पर हमारे पास सेक्शन है 271 GB। तो 271 GB क्लोज 1 इसमें कहते हैं कि अगर आपने कोई रिपोर्ट फर्निश नहीं की, अगर उस पर्सन ने, अगर उस असेसी ने कोई रिपोर्ट फर्निश नहीं की जबकि उसको कहा गया था कि वो रिपोर्ट फर्निश करे, ठीक है ना, इफ ही फेल्स टू डू सो, ठीक है, then he will be liable to pay the penalty. The penalty will be 5,000 the every day which for which the failure continues, ठीक है ना, जब तक फेलर कंटिन्यूज है, ठीक है, जब तक उसने वो रिपोर्ट नहीं जमा करवाई, वो रिपोर्ट नहीं डिपॉजिट करवाई, 5,000 एवरी डे लगेगा, ठीक है ना। अगर वो फेलर एक्सीड नहीं करेगा 1 मंथ से, अगर उसने 1 महीने से ज्यादा वो फेलर कंटिन्यू रखा, मतलब कि उसने वो रिपोर्ट फिर भी फर्निश नहीं की, ठीक है, तो पेनल्टी लगेगी 15,000 फॉर द एवरी डे फॉर विच द फेलर कंटिन्यू बियॉन्ड द पीरियड ऑफ द 1 मंथ, ठीक है ना। मान लीजिए उसने 1 महीना और 10 दिन तक वो फेलर कंटिन्यू रखा, तो वो जो एक्सीडिंग के 10 दिन होंगे तब 15,000 पर डे लगेगा, ठीक है, उस 1 महीने के लिए 5,000 पर डे लगेगा। तो ये ऐसे करके पेनल्टी लगेगी। तो सेकंड में हमारे पास फॉर द फेलियर टू प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, सेक्शन यही है, सेक्शन है 271 GB, वो क्लोज 1, ये क्लोज 2। तो यहां पर कहते हैं कि अगर उसने इंफॉर्मेशन या फिर कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, वहां पर रिपोर्टिंग नहीं दी, यहां पर इंफॉर्मेशन या फिर कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, ठीक है, तो उसको पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी चार्ज की जाएगी, ठीक है। तो पेनल्टी विल बी, यहां पर है, पेनल्टी विल बी 5,000 फॉर द एवरी डे, 5,000 फॉर द एवरी डे after the expiry of the date for the furnishing of the such information or the documents, ठीक है। जब वो इंफॉर्मेशन या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह फर्निश करवाना था, उसकी एक्सपायरी डेट जो होगी, ठीक है ना, अथॉरिटी ने उसको जो टाइम दिया, जब वो टाइम लैप्स हो गया, ठीक है, तो उसके बाद ये 5,000 पर डे वाली जो पेनल्टी है ये चार्ज की जाएगी, उससे पहले नहीं की जाएगी, ठीक है। आगे थर्ड पॉइंट यहां पर फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द पेनल्टी इवन आफ्टर द सर्विंग एन ऑर्डर ऑन सच एंटिटी, ठीक है ना। तो 271 GB क्लोज 3। तो यहां पर कहते हैं कि अगर उसने वो पेनल्टी भी नहीं भरी, अगर उसे पेनल्टी भरने के लिए कहा गया और वो पेनल्टी भी नहीं भर रहा, ठीक है ना, हाँ, कहते हैं कि इफ द फेलर रेफर टू इन सबसेक्शन 1, ठीक है, और सबसेक्शन 2 कंटिन्यूज आफ्टर द ऑर्डर हैज बीन सर्व्ड on the entity directing it to pay the penalty,
कि वो पेनल्टी पे करे अंडर सेक्शन 1 और अंडर सेक्शन 2, अंडर सब सेक्शन 1 और अंडर सब सेक्शन 2। ठीक है, तो पेनल्टी भी नहीं पे कर रहा, ठीक है ना, रिपोर्टिंग भी नहीं दे रहा, तो वो फर्निश नहीं कर रहा इंफॉर्मेशन या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो उसे पेनल्टी लगेगी अ सम ऑफ 50,000 rupee for the each day for which the such failure continues beginning from the date of the serving of such order, from the date of the serving of such order, service of such order। तो सर्विस ऑफ सच ऑर्डर का यहां पर मतलब है कि वो वाली डेट कब वाली डेट, ठीक है, एक तो उस अथॉरिटी ने वो ऑर्डर भेजा तो वो तो डेट होगी इश्यूड डेट, ठीक है ना, कि उस डेट को इश्यू कर दिया, मान लीजिए 1/1 को उसने इश्यू कर दिया, बट उस असेसी उस पर्सन के पास वो पहुंचा 3/1 को, तो वो 3 तारीख, ठीक है ना, वो 3rd जनवरी मानी जाएगी डेट ऑफ द सर्विस, क्योंकि उस असेसी के पास तो 3 जनवरी को पहुंचा, चाहे अथॉरिटी ने 1 जनवरी को वहां से रवाना कर दिया, वहां से इशू कर दिया, बट पहुंचा कब, पहुंचा 3 जनवरी को, ठीक है ना, 1 जनवरी को इशू किया, 3 जनवरी को पहुंचा, तो 3 जनवरी हमारी डेट हो गई डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच ऑर्डर, ठीक है ना। तो उस डेट के बाद पेनल्टी स्टार्ट होगी 50,000 पर डे, ठीक है ना, 50,000 पर डे का, ठीक है, जब तक वो फेलर चलता रहेगा, जब तक उसने फर्निश नहीं करना, जब तक उसने पेनल्टी पे नहीं करनी, तब तक ये वाली पेनल्टी चलती रहेगी। तो आगे इसमें 4th पॉइंट, पेनल्टी फॉर द प्रोवाइडिंग इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन इन द रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में उसने रिपोर्ट तो दी 271 GB क्लोज 4 में पेनल्टी कौन सी है कि उसने रिपोर्ट तो दी, बट रिपोर्ट में उसने इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। तो उससे कोप अप करने के लिए सबसे पहले उससे यही चाहिए, उस असेसी को यही चाहिए कि जब उसे पता चलता है कि इनएक्यूरेसी मुझसे हो गई, तो वो इन्फॉर्म करे अथॉरिटीज को, ठीक है, जो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है तो उसको इन्फॉर्म करे, बट अगर वो फेल हो गई तो ये केस लगेगा। सेकंड वाला कि जब उसने डिस्कवर किया कि मुझसे गलती हो गई, ठीक है ना, एक तो उसके नॉलेज में ही था कि मुझसे गलती हो रही है, तो उसे बता देना चाहिए था, ठीक है। फिर बाद में जब उसे पता चला, उसने एक बार रिपोर्ट फर्निश कर दी, बाद में जब उसे डिस्कवर हुआ, बाद में जब उसने और इंफॉर्मेशन निकाली, उसे पता चला ये तो मैंने गलत भेज दिया, तो जो गलत भेज दिया तो उसके लिए भी 15 डेज दिए गए हैं कि वो 15 डेज में प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को बता दें, अगर नहीं बताता तो ये केस है। Third, C point, the entity furnished the inaccurate information of the document in response of the notice issued under the section 286 clause 6। तो जो नोटिस इशू किया गया उसके रिस्पॉन्स में जो इंफॉर्मेशन या फिर डॉक्यूमेंट दिए वो इनएक्यूरेट दे दिए, तो उस केस में, ठीक है। तो ये तीनों जो केस हैं, तो वो 271 GB क्लोज 4 में कवर होंगे। तो इसमें पेनल्टी हमसे चार्ज की जाएगी, द पेनल्टी विल बी चार्ज अ सम ऑफ 5 लाख, ठीक है, वो अथॉरिटी जो होगी वो हमसे 5 लाख की अमाउंट चार्ज कर लेगी, ठीक है। तो यहीं पर आगे 23rd पॉइंट, पेनल्टी फॉर द फेलियर टू फर्निश द TDS TCS स्टेटमेंट, फर्निश द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहले हमने किया था पॉइंट कि वो TDS चार्ज नहीं कर रहा, वो कलेक्ट नहीं कर रहा टैक्स, ठीक है ना, तो यहां पर क्या है कि वो एम्प्लॉयर उसकी स्टेटमेंट फर्निश नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप चार्ज कर रहे हो, अगर आप अमाउंट चार्ज कर रहे हो तो उसकी स्टेटमेंट भी तो बनाओगे, उसे फर्निश भी तो करोगे, उसे भी तो भेजोगे साथ में, ठीक है। अगर आप वो नहीं भेज रहे या फिर वो इनकरेक्ट बना रहे हो आप, ठीक है, चार्ज करना था, TDS चार्ज करना था 10,000 का, अगर आपने 5,000 चार्ज किया और वो रिपोर्ट आप बना रहे हो, ठीक है ना, या फिर आपने 10,000 चार्ज किया, आप रिपोर्ट बना रहे हो 5,000 की, तो इनएक्यूरेट, इनकरेक्ट आप वो स्टेटमेंट बना रहे हो। तो अगर इनकरेक्ट बना रहे हो तो उसमें आप डिफॉल्ट कर रहे हो तो पेनल्टी तो लगेगी। पेनल्टी इज बिटवीन द 10,000 to the 1 lakh. However, no penalty shall be charged under this section if the person proves that the TDS or TCS is furnished along with the fees and the interest within the period of the 1 year from the prescribed for furnishing the said statement.
कि जब उसने ये प्रूव कर दिया, जब उस एम्प्लॉयर ने ये प्रूव कर दिया कि टीडीएस जो काटा गया उसकी स्टेटमेंट मैंने फर्निश कर दी अलोंग विद द इंटरेस्ट पेड और द फीस पेड within the 1 year from the expiry of the prescribed date। ठीक है ना, जब वो टाइम प्रेस्क्राइब किया गया उसके बाद विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर मैंने वो इंफॉर्मेशन फर्निश कर दी थी अलोंग विद द इंटरेस्ट एंड द फीस, तब वो बच जाएगा, तब उसे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी अगर उसने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर लाल बटन को दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।